नमस्कार, सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ समीक्षा दादीज। आइए बात करते हैं आज की तमाम ताजा खबरों पर। नीति आयोग की बैठक पर शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा कि नीति आयोग की बैठक में इंडिया गठबंधन के सीएम नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने पहले कहा कि वे नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब जेल में हैं। तेलंगाना सीएम और भी मुख्यमंत्री हैं जो नहीं जाना चाहते हैं क्योंकि नीति आयोग देश के विकास में समतुल्य नहीं रख रही है। आपने बजट और नीति आयोग में कार्य में ये देखा होगा। देखिए, नीति आयोग के आज के बैठक में इंडिया ग्रुप के मुख्यमंत्री नहीं जाएंगे, ये लगभग तय हो गया है। क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन साहब ने तो पहले कहा है कि हम नहीं जाएंगे। केजरीवाल साहब को जेल में डाला है, और भी मुख्यमंत्री है वो नहीं जाना चाहते। तेलंगाना के मुख्यमंत्री नहीं जाना चाहते, इसलिए कि नीति आयोग देश के विकास में समतोल नहीं रख रही है। आपने बजट में भी देखा है और नीति आयोग के कार्य में भी देखा है। मैं हूं ना, कुछ इसी भाव के साथ सुनीता केजरीवाल एक के बाद एक मोर्चा संभाल रही हैं और पार्टी में पति अरविंद केजरीवाल की कमी को पूरा करने के लिए भरसक कोशिश कर रही हैं। कथित शराब घोटाले से जुड़े केस में जेल में बंद दिल्ली के मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता अब एक और जिम्मेदारी अपने हाथ में ले चुकी हैं। आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक की गैर मौजूदगी में सुनीता हरियाणा विधानसभा चुनाव में प्रचार का जिम्मा संभालने जा रही हैं। वे अपने ससुराल में पार्टी का प्रमुख प्रचार चेहरा रहेंगी। फिलिस्तीन की ओलंपिक टीम का पेरिस पहुंचने पर लोगों ने तालियों और तोहफों के साथ स्वागत किया और तोहफों में खाने का सामान और गुलाब के फूल शामिल थे। पेरिस हवाई अड्डे से बाहर निकलकर फिलिस्तीन के खिलाड़ियों ने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि अब तक 39,000 फिलिस्तीनियों की जान ले चुके हैं। इजराइल हमास युद्ध के बीच उनकी मौजूदगी एक बड़ा पैगाम साबित होगी। इस खिलाड़ियों ने फ्रांस के समर्थकों और सियासतदानों के साथ ही यूरोपीय मुल्कों के फिलिस्तीन को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता देने का अनुरोध किया है। वहीं हम आपको बता दें कि फ्रांस में कई लोगों ने इजराइल खिलाड़ियों के खेलने पर नाराजगी जताई है। उन्होंने इजराइल पर युद्ध अपराध और मानवता के खिलाफ अपराध के आरोप लगाए हैं। शुक्रवार 26 जुलाई को विपक्ष के मुख्य नेता राहुल गांधी एक मानहानि केस मामले में सुल्तानपुर की एक अदालत में पहुंचे। सुनवाई पूरी हुई, फिर राहुल गांधी पहुंच गए भारतीय रेलवे के लोको पायलट्स यानी ट्रेन चालकों से मिलने, जहां लोको पायलट्स ने उनका जोरदार स्वागत किया। इसके बाद राहुल गांधी उनके साथ बैठे थे और उनसे जुड़ी तमाम दिक्कतों के बारे में पूछते हैं। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि 21वीं सदी में भी लोको पायलट्स को एसी नहीं दिया जाता। वे कितने घंटों तक ट्रेन चलाते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें कोई सुविधा नहीं है, ना एसी है ना टॉयलेट्स की सुविधा है। इसके बाद वहां पर मौजूद एक शख्स राहुल गांधी को धन्यवाद देते हैं और कहते हैं कि जब से आपने लोको पायलट्स का मुद्दा उठाया है, तब से लोको पायलट्स के लिए सुविधाओं की खोज की जाने लगी है। एमएसपी की गारंटी की मांग किसान लंबे वक्त से कर रहे हैं। किसान आंदोलन खत्म भी जिन शर्तों पर किया गया था, उनमें से एक ये शर्त भी थी कि बाद में किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी दी जाएगी। लेकिन किसानों की बात माने तो अब तक ऐसा कुछ नहीं हुआ। इसके बाद किसानों ने फिर आंदोलन करने की ठानी और अब हरियाणा के शंभू बॉर्डर पर 500 से 600 ट्रैक्टर ट्रॉली सड़क पर बख्तरबंद गाड़ियों के रूप में मौजूद है, जिन्हें लेकर किसान दिल्ली आना चाहते हैं। अमेरिका ने भी इजराइल को दो टूक कह दिया है। हालांकि ये बयान अमेरिका की उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की ओर से आया है। दरअसल गुरुवार को इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस से मुलाकात की। दोनों देशों ने इस दौरान मिडिल ईस्ट के तनाव पर चर्चा की। इसी दौरान कमला हैरिस ने ये भी कहा कि गजा में हुए मासूमों की हत्या पर वे चुप नहीं बैठेंगी। उन्होंने एक बार फिर से युद्ध विराम की बात पर जोर दिया और कहा कि अगर इजराइल और हमास के बीच जल्द युद्ध विराम नहीं हुआ तो इसके परिणाम बेहद भयानक होंगे।
जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में एक बार फिर आतंकियों और सेना के जवानों में मुठभेड़ की खबर सामने आई है। ये मुठभेड़ कुमकारी इलाके में शुरू हुई, जिसमें सेना के 3 जवान घायल हो गए हैं। इसके बाद सेना ने आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि पिछले कुछ हफ्तों से लगभग हर दिन जम्मू कश्मीर के किसी न किसी जिले में सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो रही है। सेना ने LOC पर घुसपैठ की कई कोशिशों को नाकाम भी किया है। थाना नहरी के भरोली तिराहा पर पुलिस चौकी पर तैनात बलिया पुलिस का पूरा स्टाफ वाले ट्रकों से पूर्व से सुनियोजित ढंग से बात तय कर लेते थे कि कितने बजे से कितने बजे तक ये ट्रक यूपी के थाना नहरी इलाके में से गुजरेंगे और बलिया की इन ट्रकों को दाखिल होते ही हर ट्रक से करीब 500 रुपये वसूला जाता था। आप सोच रहे होंगे कि ये तो बड़ी कम रकम है, लेकिन सुनिए, यूपी और बिहार के बीच भरोली तिराहा इतना अहम है कि यहाँ एक ही रात में 100-200 नहीं बल्कि अनुमानित 1000 ट्रक गुजर जाते हैं। अब हिसाब लगाइए, 500 रुपये तक ट्रक के हिसाब से एक रात में ही 5 लाख रुपये चित। इसके बाद पुलिस वाले और दलालों की पूरी गैंग मिलकर इस रकम को आपस में बांट लेती थी। तो नहरी थाने की भरोली तिराहा चौकी के पूरे पुलिस स्टाफ की बल्ले बल्ले थी हर रात 5 लाख। अखिलेश यादव और कपिल सिब्बल के बीच हुई ये बातचीत काफी चर्चा में। दोनों के बीच कई गंभीर मुद्दों पर चर्चा हुई, जिसको लेकर अब काफी ज्यादा चर्चा कर रहे हैं। इस समय संसद का बजट सत्र चल रहा है और हाल ही में कई विपक्षी सांसदों ने आरोप लगाए थे कि संसद सत्र में कई बार उनका माइक बंद कर दिया जाता है। अब इसी मुद्दे पर अखिलेश यादव ने जब वरिष्ठ अधिवक्ता और राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल से बात की तो उन्होंने इस पर कोर्ट जाने का सुझाव दे दिया। संसद के मानसून सत्र के दौरान पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने केंद्र सरकार पर खूब निशाना साधा। उन्होंने सदन में बेरोजगारी के आंकड़ों की पोल खोलने का प्रयास किया। वहीं पप्पू यादव ने कहा कि केंद्र सरकार ने मजदूर वर्ग पर नहीं किया, कोई काम नहीं किया। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का हवाला देते हुए कहा कि सन 2000 में देश के रजिस्ट्रेट पढ़े लिखे बेरोजगारों की संख्या लगभग 54% थी, जो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई है। रंजन जी। अध्यक्ष जी, सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले कुछ वर्ल्ड इनक्वालिटी डेटाबेस का ताज़ा रिसर्च के मुताबिक भारत में असमानता अपने 100 साल शिखर से ऊपर पहुंच चुका है। भारत रिजर्व बैंक के गवर्नर रघुराजन कहते हैं कि भौतिक पूंजी पर जोर देने के साथ साथ मानवीय पूंजी के निर्माण पर ध्यान देने की जरूरत थी, जिसको नहीं दिया गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया का सामना करने के लिए तैयार हो सके, प्रथम फाउंडेशन की प्रकाशित रिपोर्ट 14 से 18 साल की उम्र वाली चौथाई बच्चे साधारण से लिखे हुए वाक्य भी नहीं पढ़ पाते हैं आज के इस हिंदुस्तान में। कोविड-19 की जगह के बाद स्वास्थ्य और एजुकेशन पर सबसे ज़्यादा यदि किसी को झटका लगा तो वो बच्चों को लगा है। दूसरी सबसे बड़ी बात ये है कि जो रिपोर्ट आई हुई है उसमें बहुत क्लियर है, यूपीए 2 से पीछे रह गए। क्या जीडीपी के हिस्से के रूप में लगभग 6% का घाटा, और उसके बाद मेक इन इंडिया में विफल होने के कारण राज्य के नेतृत्व वाले विकास मॉडल के बजाय सार्वजनिक निजी भागीदारी पीपी मॉडल पर जो निर्भर हुआ, नतीजा हुआ कि आज की स्थिति में लगभग शेयरों को भी आप देखिए, आरंभिक सार्वजनिक पेशकश 21,000 करोड़ रुपया थी, उनका जब आप निजी क्षेत्र में बिक्री या मोनेटाइजेशन शामिल करने के अनुमानित आंकड़ा देखिएगा तो 6 लाख करोड़ रुपया था। भारत के कार्यबल 20% ही औपचारिक रोजगार जुड़ा हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के ताजा आंकड़ों के मुताबिक लगभग 2000 में जहां देश में बेरोजगार में पढ़े लिखे नौजवानों की तादाद 54.2% थी, वो 2022 में बढ़कर 65.7% हो गई। उस तरह दुनिया के कारखानों में तब्दील करने की जो मेक इन इंडिया की सबसे बड़ी बात थी, जिसमें $25 अरब मोबाइल इलेक्ट्रॉनिक्स वाली कंपनियों को दिया गया भारत सरकार के द्वारा युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जिसमें 1.3% भी
ये आंकड़ा मेरा नहीं है, ये आंकड़ा भारत सरकार का है। वो स्थिति इसमें पैदा हो गई कि हमने यूथ को आगे नहीं बढ़ा पाया। लगभग 40% श्रमिक किसी क्षेत्र में काम करते हैं और केवल 20% ही विनिर्माण नौकरियां या IT जैसी व्यावसायिक सेवा में काम करता है। ये जो मजदूर है 40%, 10 साल के अंदर इस पर कोई काम वर्तमान सरकार ने नहीं किया। खास तौर पर अनुसूचित जाति SC, अनुसूचित जनजाति ST, पिछड़ा वर्ग OBC आरक्षण के संदर्भ में आप उठा करके देखिएगा, जितनी प्राइवेट नौकरियों की बात आई नियोजित, उस पर कभी भी आज तक सभापति महोदय निजी आरक्षण को लेकर के वर्तमान सरकार 10 सालों में कभी भी किसी भी बजट में प्राइवेट आरक्षण को लेकर ST SC अत्यंत पिछड़े वर्ग के लिए जब आपने सरकारी नौकरी खत्म कर दी, उसी का एक हिस्सा है बजट में जो आया है OBC वर्ग के लिए, जिनकी राह में कठिनाई, छात्रों की प्री 10 करोड़, पोस्ट मैट्रिक 10 करोड़, लगभग 921 करोड़, छात्रवृत्ति नेशनल फेलोशिप 55 करोड़, विदेशी शिक्षा की सब्सिडी स्कीम 25 करोड़ तथा छात्रावास योजना पर 45 करोड़ रुपया की अनुमानित, मतलब 2024 के बजट अनुमान के पिछड़े वर्ग के छात्रों और अनुसूचित जनजाति की उच्च शिक्षा विकास के लिए योजना सरकार में बहुत कम घटा दिया ST SC का और OBC का। एक तरफ आप अत्यंत पिछड़ा OBC ST SC के आरक्षण को खत्म कर रहे हैं, एक तरफ उनकी इकोनॉमी को खत्म कर रहे हैं। विदेश जो ST SC OBC के बच्चे जा रहे थे उसके लगभग पैसे आपने 3 हिस्सा कम कर दिया। तो मेरा उसमें कहना बिल्कुल साफ है कि अध्यक्ष महोदय, सबसे जो इम्पोर्टेंट था वो है, आप इसको समझने का प्रयास करिए, वो सबसे ज्यादा है एजुकेशन, हेल्थ, नरेगा, विडो। मैं सभापति महोदय विडो के बारे में जो 6 पेंशन है, विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, निःशक्त पेंशन है, मैं सरकार से जानना चाहूंगा ये 300 रुपया कब तक आप दोगे? 400 रुपया कब तक? क्या इस पेंशनधारी को 1000 से 2000 रुपया वृद्धा पेंशन को क्या नहीं बढ़ाना चाहिए? दूसरी चीज, नरेगा जिस पर मजदूर निर्भर है, मनरेगा की स्थिति को आपने कितना कम बजट दिया है, आप इसको देख लीजिए। दूसरा चीज जो हेल्थ सेक्टर है, ग्रामीण स्तर पर जैसे कैंसर है, ब्रेन ट्यूमर है, हार्ट है, जो संक्रमण बीमारी है, जो OBC अत्यंत पिछड़ा दलित वर्ग आर्थिक रूप से वो नहीं कर पा सकता है, तो क्या आपने ऐसी कोई योजना बजट में कि जो ऐसा, आयुष्मान तो कहीं है फेल्योर है, तो क्या आप कोई ऐसी योजना जिसमें कैंसर, हार्ट, ब्रेन ट्यूमर, इसका इलाज फ्री और दवाई जो लगातार वृद्धि हो रही है, और ग्रामीण स्तर पर किसी भी अस्पताल का जहां डॉक्टर नहीं है, 76 अध्यक्ष महोदय 12 मिनट में 76% लगभग डॉक्टर नहीं है, लगभग टेक्नीशियन और लैब नहीं है, सरकारी अस्पताल कहीं भी दवाई नहीं देता है, गुणवत्ता नहीं है, मेडिकल सिस्टम नहीं है, आप इस पर नहीं कुछ बोले। मेरा सिर्फ आपसे अंत में कहना यह है कि आपने जाति जनगणना, मेरा कहना है कि अध्यक्ष महोदय कि जाति जनगणना के लेकर के आपकी क्या राय है, इस पर आप कभी चर्चा नहीं करते हैं। दूसरी चीज, आरक्षण को लेकर के OBC अत्यंत पिछड़ा जो JNU है, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, समाप्त कीजिए, समाप्त कीजिए। मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, मैं अपनी बात सिर्फ करना चाहूंगा। अब मैं बात करूंगा कोसी, सीमांचल, पूर्णिया की। मेरा रिक्वेस्ट आपसे यह है कि पूर्णिया में IIT और IIM का हब, सीमांचल पूर्णिया में केंद्रीय विश्वविद्यालय, अखिल भारतीय आयुर्वेदिक संस्थान सहरसा में, आप समाप्त लगभग मैं समाप्ति कर रहा हूं अपनी बात करके, कोर्ट स्टेशन और पूर्णिया जंक्शन में वाशिंग पीट, लगभग कोसी नदी पर हाई डैम, पूर्णिया बिहार को उप राजधानी, दूसरा उच्च न्यायालय बेंच की अभिलाष कर रहा हूं, मक्का और मखान। मैं आपसे आग्रह करूंगा सौमित्र खान जी, सभापति प्लीज कंक्लूड, प्लीज। मैं बजट के लिए, मैं सभापति महोदय, बजट में फूड प्रोसेसिंग
और डेयरी मिल्क, मक्का मखान के लिए मैं इस बजट में चाहूंगा कि बिहार को विशेष पैकेज के रूप में जितने बंद पड़े फैक्ट्री हैं, क्योंकि मजदूर बाहर जाते हैं 2.25 करोड़, इनके लिए कोई इंश्योरेंस नहीं है किसी सौमित्र खान जी मजदूर का। प्लीज। धन्यवाद धन्यवाद प्लीज प्लीज। धन्यवाद चेयरमैन सर। आज पहले कारगिल जय दिवस है। आज हमारा देश का प्रधानमंत्री जी पहले धन्यवाद देना चाहता हूं जहां देश का प्रधानमंत्री जी हमारा। एक सेकंड आप मेरा 15 आग्रह सेकंड में बोले, 15 सेकंड। मेरा आग्रह है अध्यक्ष जी, ये जो आप जैसे आंगनबाड़ी, रसोईया, आज कारगिल जय दिवस, ममता, आशा, नियोजित, संविदा, शिक्षा मित्र, मेरा 2 ही इसमें सबमिशन है। लगातार जैसे अग्निवीर के बारे में ये सवाल उठ रहा है, नियोजित, संविदा, शिक्षा मित्र जो उत्तर प्रदेश में है, इसके खिलाफ ये असमानता है टीचर के प्रति, ये असमानता है एजुकेशन और सम्मानजनक प्रति। ओके, थैंक यू, आंगनबाड़ी थैंक यू धन्यवाद सर। राजेश आनंद। आज प्लीज कंक्लूड। को कोई चीज आज नहीं दिया। सौमित्र खान जी प्लीज स्टार्ट। सुपरफास्ट टॉप 10 न्यूज में आज के लिए सिर्फ इतना ही। देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पॉपुलर टीवी। धन्यवाद।